देवांशी की वो क्यूट स्माइल देख अभीर के दिल की धड़कनें एक बार फिर उसके काबू से बाहर हो रही थी। तो तुम्हारे हिसाब से रियांस कैसा इंसान है? अभीर नहीं जानता था उसने ये सवाल क्यों किया, लेकिन वो देवांशी से बाकी सभी के बारे में ओपिनियन जानना चाहता था। देवांशी अपनी एक उंगली अपने चिन पर रखकर सोचते हुए कहती है, रियांस भाई अच्छे हैं, वो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छे से बात की है। देवांशी का रियांश को अपने से अच्छा बताना ये बात अभीर को परेशान कर गई। अच्छा, तो फिर तुम्हारा रुद्र और आयशा के बारे में क्या सोचना है? देवांशी वापस अपने उसी स्माइल के साथ कहती है, वो भी आपसे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ अच्छे से व्यवहार किया है। नील और विवेक वो भी आपसे अच्छे हैं। घर के सर्वेंट वो भी आपसे अच्छे हैं। देवांशी का हर किसी को अपने से अच्छा बताना अब ये बात अभीर को गुस्सा दिला रही थी। देवांशी सभी को उससे ज़्यादा अच्छा मानती थी, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये उसके बिहेवियर की वजह से था। ठीक है, जाकर सो जाओ, अभीर हार कर देवांशी को सोने को कहता है। देवांशी भी बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाती है। अभीर भी अपनी तरफ सो जाता है, लेकिन अभीर को आज भी बेचैनी महसूस हो रही थी। बहुत देर तक जब अभीर को नींद नहीं आती तो वो थोड़ा-सा देवांशी की तरफ सरक कर उसे अपने एक हाथ से खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। देवांशी की बाहों में आते ही अभीर की बेचैनी दूर हो जाती है। देवांशी जिसे अभी तक नींद नहीं आ रही थी, इस तरह अभीर की बाहों में खींचे जाने से देवांशी अपने आप को छुड़ाने लगती है, लेकिन छोटी-सी देवांशी का हट्टे-कट्टे अभीर की बाहों से निकलना नामुमकिन था। देवांशी जब बहुत देर तक हिलती रहती है तो अभीर अपनी होठ देवांशी के कानों के पास ले जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है, अब अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। अभीर की गर्म सांसें जैसे ही देवांशी के कान से टकराती है, देवांशी को अपनी पूरी बॉडी में एक करंट सा महसूस होता है। देवांशी के हाथ अपने आप ही अभीर की टी शर्ट पर कस गई। साथ ही किस वाली बात सुन देवांशी घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, किस मत करना, मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी। साथ ही देवांशी ने तेजी से अपनी आंखें मींच ली। देवांशी की ये क्यूट हरकत देख अभीर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। अभीर देवांशी पर अपनी पकड़ मजबूत कर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद अभीर देवांशी से पूछता है, देवांशी, हाँ तुम उस रात वहाँ होटल कैसे पहुंची और तुम किससे बचकर भाग रही थी? जिस दिन अभीर को इस बात के बारे में मालूम चला था, वो उसी दिन से देवांशी से ये जानना चाहता था, लेकिन अभीर इसके बारे में देवांशी से कभी पूछ नहीं पाया। अभीर सोच ही रहा था कि देवांशी अभी इस सवाल का जवाब देगी, लेकिन इससे अलग अभीर को अपनी बाहों में देवांशी का कांपना महसूस हुआ। देवांशी की पूरी बॉडी कांप रही थी। अभीर देवांशी को कांपता देख घबरा जाता है। अभीर के पूछने पर देवांशी की आंखों के आगे पुरानी यादें चलने लगती है। एक पुरानी बंद फैक्ट्री जहां बहुत सारी लड़कियों को पकड़कर रखा गया था और उन्हें मारा जा रहा था। देवांशी भी उन्हीं के साथ बंद थी। उसके बाद उन लोगों का देवांशी को बेचना, होटल रूम में उस आदमी का देवांशी के साथ बदतमीजी करना, देवांशी का बचकर भागना, नशे में अभीर के पास पहुंचना, फिर वो रात, इन सब बातों को याद कर देवांशी की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। देवांशी डरते हुए बोल रही थी, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे मारा, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, वो लोग बुरे हैं। देवांशी ये सब बहुत धीरे से बोल रही थी, जिसके कारण अभीर साफ सुन नहीं पा रहा था। लेकिन देवांशी का काँपना और उसके आंसू और अपने ऊपर कसती देवांशी के हाथों की पकड़ अभीर महसूस कर सकता था। अभीर अपने एक हाथ से देवांशी के बालों को सहलाते हुए देवांशी को कम्फर्ट करते हुए कहता है, देवांशी शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। ठीक है, अब ये अभीर की बातों का असर था या अभीर की प्रेजेंस की? देवांशी धीरे धीरे शांत होने लगी थी। अभीर की बाहों की गर्मी में जल्द ही देवांशी को नींद आ जाती है। जब अभीर को अपने सीने पर देवांशी की गर्म सांसें महसूस होती है तो अभीर अपना सर नीचे करके देवांशी को देखता है, जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से उसके सीने में छिपाया हुआ था। साथ ही वो बार बार अपने चेहरे को अभीर के सीने पर रब कर रही थी। देवांशी सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। देवांशी के चेहरे को देखते हुए कुछ समय में अभीर को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह देवांशी की पहली नींद खुलती है। आँख खोलते ही देवांशी को अपनी आंखों के आगे अभीर का मजबूत सीना दिखाई देता है। देवांशी अपना चेहरा ऊपर कर अभीर के सुंदर चेहरे को देखती है। माथे पर बिखरे हुए बालों के साथ अभीर बहुत हैंडसम लग रहा था। इस समय अभीर के चेहरे पर हमेशा की तरह कठोर एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि एक सॉफ्टनेस थी। अभीर के चेहरे को देखते हुए देवांशी ना जाने क्यों पर वो उसे छूना चाहती थी। देवांशी अपना एक हाथ धीरे से
आगे बढ़ाकर अबीर की नाक को टच करती है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी उँगली वापस खींच लेती है। ये करते ही देवांशी के चेहरे पर एक खुशी से भरी हुई स्माइल आ गई थी। देवांशी वापस अपना हाथ आगे बढ़ाकर अबीर की गाल, उसकी चिन, बालों वाली दाढ़ी को छूती है और तुरंत ही अपना हाथ वापस खींच लेती है। ये सब करते हुए देवांशी बच्चों की तरह खुश हो रही थी। देवांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ था उसे ये करने में कितना आनंद आ रहा था कि वो ये पूरा दिन कर सकती है। अपने चेहरे पर होती हलचल से अबीर की नींद भी धीरे धीरे खुलने लगी थी। अबीर को अपनी आंखें खोलता देख देवांशी अपना हाथ वापस खींच लेती है। अबीर ने जाकर अभी उसकी की गई हरकतों पर गुस्सा किया तो ये सोचकर अब तक उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो चुकी थी। अपने आप को अबीर के गुस्से से बचाने के लिए देवांशी अपनी आंखें बंद करके सोने का फैसला करती है। कुछ समय बाद अबीर की भी नींद खुल जाती है। अपनी आंखें खोलते ही वो सबसे पहले अपनी बाहों में सोई हुई अपनी छोटी सी वाइफ को देखता है। लेकिन सवाल ये था, क्या अबीर उसे अपनी वाइफ मानता था या नहीं। अबीर को नींद में ही अपने चेहरे पर किसी को छूने के रेंगने का एहसास हो गया था, जिसके कारण उसकी नींद खराब हुई थी। देवांशी के चेहरे को देखते हुए अबीर ये महसूस कर सकता था कि वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, क्योंकि देवांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। अबीर को ये मानना पड़ा कि उसकी छोटी सी बीवी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को भी नहीं छिपा सकती थी। उसके दिमाग में जो होता था वही उसके चेहरे पर भी होता है। अबीर को ये मालूम था कि उसकी नींद खराब करने के पीछे भी उसकी छोटी सी बीवी का ही हाथ है, और अब वो ऐसे नाटक कर रही थी जैसे वो कितनी गहरी नींद में हो। देवांशी के नाटक को देख अबीर के दिमाग में भी एक शरारत आती है। अबीर देवांशी के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर धीरे से पूछता है, आर यू स्लीपिंग। अबीर के सवाल पर देवांशी अपनी आंखें बंद किए हुए अपना चेहरा हाँ में हिला देती है, जिसे देख अबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। देवांशी को डराने के लिए अबीर आगे कहता है, देवांशी सो रही है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देवांशी को किस भी। अबीर की किस वाली बात सुन देवांशी तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। अबीर के चेहरे को अपने इतने करीब देख देवांशी पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन अबीर की बाहों में होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। देवांशी अबीर को अपने छोटे हाथों से धक्का देते हुए कहती है, नहीं, आप मुझे किस नहीं कर सकते। देवांशी को डराने के लिए अबीर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कठोर कर कहता है, तुम तो सो रही थी। अब जाकर देवांशी को रियलाइज हुआ कि इन सब के चक्कर में उसका झूठ पकड़ा गया है। ये सोचकर अबीर अब उस पर गुस्सा करेगा। देवांशी का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन अबीर देवांशी पर गुस्सा नहीं करता। अबीर आराम से बेड से खड़ा होकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। इस समय अबीर के चेहरे पर एक स्माइल थी जो देवांशी नहीं देख पाई थी। अबीर की बाथरूम में जाने के बाद देवांशी तुरंत कमरे से बाहर भाग जाती है, क्योंकि उसे अभी भी अबीर का डर था। लिविंग हॉल में बैठे वो चारों लोग जब देवांशी को इस तरह भागते हुए आता देखते हैं तो उनके चेहरे पर कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि देवांशी ने अभी भी एक पजामा और टी शर्ट पहना हुआ था। देवांशी जो भागकर सीधा गार्डन में छिपने जा रही थी, लेकिन वो रुद्र की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। भाभी, आप इस तरह कहाँ भाग कर जा रही है। रुद्र की आवाज़ से अब देवांशी का ध्यान लिविंग हॉल में बैठे बाकी लोगों पर जाती है। भाभी आइए ना, हमारे साथ बैठिए, विवेक देवांशी को बुलाते हुए कहता है। देवांशी भी आकर उनके साथ बैठ जाती है। रुद्र, आयशा और बाकी सभी ये जानना चाहते थे, आखिर कल रात को क्या हुआ था। भाभी, कल रात को क्या हुआ, मेरा मतलब क्या अभी भाई की नाराज़गी दूर हुई। सबसे पहले आयशा सवाल करती है, जिसके जवाब में देवांशी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, उन्होंने कहा कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है। ये कहते हुए देवांशी के चेहरे की खुशी साफ देखी जा सकती थी। अच्छा भाभी, तो फिर रात को क्या हुआ था। आयशा देवांशी से रात के बारे में पूछती है। रुद्र, विवेक और नील भी ये जानना चाहते थे कि कल रात को क्या हुआ था। देवांशी धीरे धीरे उन्हें कल रात को जो भी हुआ उसके बारे में बताने लगती है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बहुत टाइट पकड़ा था, जिससे मेरी सांसें ही रुक गई थी, और जब मैं छूटने के लिए कह रही थी तभी उन्होंने अपने मुंह को मेरे कान के पास लाकर कहा, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। उसके बाद क्या हुआ। विवेक अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाने के कारण देवांशी से पूछता है। उसके बाद मैं सो गई। देवांशी मासूमियत से कहती है। देवांशी की ये बात सुन कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, उन चारों के चेहरे उदास हो जाते हैं। वो इस उम्मीद में थे कि उनके बीच रात को कुछ एक्साइटेड हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। नील अपने मन में कहता है, ये हम कैसे भूल सकते हैं कि अबीर भाई कितने अनरोमांटिक है, और भाभी को देखकर नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी मालूम है। पता नहीं इनका क्या होगा। सभी के इतने उदास चेहरे देख कर देवांशी पूछती है, आप सभी के चेहरे इतने लटके हुए क्यों है, इसके बाद भी कुछ होता है। देवांशी के कहने पर सभी नकली स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं भाभी, कुछ नहीं होता, हम तो बहुत खुश हैं। वो सभी आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए अबीर पर जाती है। इस समय
अभीर नॉर्मल कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी वो इतना हैंडसम लग रहा था कि देवांशी अभीर पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी। अभीर जब देवांशी को अपने आप को इस तरह घूरता देखता है, तो उसके चेहरे पर एक छोटी-सी स्माइल आ जाती है। अभीर को अपनी तरफ स्माइल करता देख देवांशी के गाल शर्म से लाल होने लगी थी। वो जल्दी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वहीं हॉल में बैठे बाकी के लोग तो एक शॉक में थे। क्या अभीर भाई भी स्माइल करते हैं? पक्का ये उनका कोई भ्रम है। अभीर आकर देवांशी के साइड में सोफे पर बैठ जाता है। देवांशी जिसने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था अभीर के उसके साइड में बैठने पर उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। देवांशी धीरे-धीरे सोफे की दूसरी तरफ सरक रही थी। देवांशी की इस हरकत को अभीर भी नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? अभीर सभी को देखते हुए वापस अपनी कठोर आवाज़ में कहता है। शायद अभीर को भी नहीं मालूम था, लेकिन वो सिर्फ देवांशी के साथ ही सॉफ्टली और बहुत देर तक बात करता था। भाई हम तो कोई भी बात नहीं कर रहे थे। हाँ, हाँ, क्यों रुद्र भाई? विवेक अजीब-सी हँसी हँसते हुए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था अभीर को ये पता चले कि वो लोग उसके बारे में ही पूछ रहे थे। लेकिन तभी देवांशी बीच में बोलती है, विवेक भाई आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आप लोग अभी मुझसे पूछ रहे थे कि कल रात को क्या हुआ था, और मैंने अभी बताया भी ना। देवांशी के सच बोलने पर वो चारों अपना सिर पीट लेते हैं। अभीर एक नज़र उन चारों को घूरता है। वहीं अभीर अपने मन में सोचता है, क्या इस लड़की ने सब कुछ बता दिया जो रूम में हुआ? क्या ये लड़की भी ना बिल्कुल बेवकूफ़ है। शाम के समय सभी लोग एक साथ छत पर बैठे हुए थे। विवेक और नील ने मिलकर गद्दे बिछाए हुए थे। साथ ही वहाँ रेड वाइन की बोतल और जूस भी रखा था पीने के लिए। बीच में एक टेबल पर बोतल रखी थी। आज वो सभी मिलकर एक गेम खेलने वाले थे। नील सभी को गेम की रूल समझाते हुए कहता है, हम सभी एक एक करके बोतल को घुमाएंगे। बोतल जिसकी तरफ रुकेगी घुमाने वाला उसे ट्रुथ या डेयर देगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे एक ग्लास वाइन पीनी पड़ेगी, और लेडीज के लिए जूस है। ठीक है, तो सभी को गेम के रूल समझ आ गए हैं, तो हम गेम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बीच अभीर घूर कर विवेक को देख रहा था, क्योंकि उसने देवांशी को अपने और नील के बीच में बिठाया हुआ था। देवांशी भी स्माइल के साथ सभी कुछ देख रही थी, क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। सबसे पहले विवेक बोतल घुमाता है। सभी बड़े गौर से बोतल को घुमाते हुए देख रहे थे। घूमते हुए बोतल सबसे पहले अभीर के तरफ आकर रुकती है। विवेक अभीर को कोई टास्क बताता, लेकिन उससे पहले ही अबीर वाइन का एक गिलास उठाकर उसे पीने लगता है। अबीर की ये हरकत देख विवेक गुस्से से कहता है, भाई ये तो चीटिंग है। मेरे ट्रुथ और डेयर देने से पहले ही आपने वाइन पी ली, ऐसा नहीं चलेगा। अबीर अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे तुम्हारे इस बेकार गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अबीर की खतरनाक एक्सप्रेशन देख विवेक चुप हो जाता है, लेकिन तभी विवेक के साइड से आवाज आती है, हाँ ये चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कहने वाली कोई और नहीं देवांशी थी, लेकिन वो जैसे ही अभीर की उन खतरनाक नजरों को अपने ऊपर देखती है, देवांशी अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। अभीर देवांशी को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़की की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके अंदर मेरा डर खत्म हो रहा है। इसके बाद वो सभी फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार नील बोतल को घुमाता है। सभी लोग फिर से बोतल को देखने लगते हैं। इस बार भी बोतल जाकर अभीर पर रुकती है। आयशा अभीर से कहती है, अभीर तुम इस बार चीटिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हें ट्रूथ या डेयर कुछ ना कुछ तो लेना होगा। अभीर चाहकर भी आयशा को मना नहीं कर पाता। नील खुश होते हुए कहता है, तो भाई बताइए आप क्या लेंगे, ट्रूथ या डेयर? ट्रुथ अबीर बिना किसी भाव के कहता है, तो भाई आपका ट्रुथ ये है कि आप किससे प्यार करते हैं, और हाँ आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। नील का ये सवाल सुनते ही अबीर के मन में सबसे पहला नाम आयशा का आता है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता था। सभी लोग गौर से अबीर को ही देख रहे थे। अबीर धीरे से अपनी आंखें बंद करता है। अबीर की आंखें बंद करती ही उसकी आंखों के सामने देवांशी का चेहरा आता है। देवांशी का डरना, देवांशी की वो स्वीट वॉइस, देवांशी की स्माइल, उसकी बच्चों जैसी हरकतें, अबीर करीब जाने पर देवांशी का घबराना, ये सब याद करते ही अभीर के चेहरे पर एक हल्की सी ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है, जिसे रुद्र और आयशा अच्छी तरह देख पा रहे थे। भाई आप कब तक शांत रहने वाले हैं, जवाब दीजिए। विवेक के कहने पर अभीर अपनी आंखें खोलता है, और अभीर वापस अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर उन सभी को देखता है, खासकर देवांशी को जो जवाब के इंतजार में उसे ही टुकर टुकर देख रही थी। लेकिन अभीर कोई जवाब ना देकर वापस से वाइन का ग्लास उठाकर पी जाता है, जिसे देखकर सभी का मुंह बन जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगली बार बोतल को आयशा घुमाती है। बोतल घुमाते हुए आकर रुद्र पर रुकती है, जिसे देख आयशा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आयशा रुद्र से पूछती है, तो बताओ क्या लोगे, ट्रुथ या डेयर? रुद्र पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं कोई भाई की तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं तो डेयर लूंगा। रुद्र की बात सुन अबीर उसे घूर कर देखता है, जिसे रुद्र डर जाता है। आयशा अपनी चिन के नीचे हाथ रखकर सोचते हुए कहती है,
तो मुझे तुम्हें कौन-सा डेयर देना चाहिए? हाँ, तुम घाघरा चोली पहन के डांस करोगे। आयशा का डेयर सुनकर रुद्र हिचकते हुए कहता है, क्या मैं घाघरा चोली पहन के डांस करूँगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। रुद्र को अपनी बात से पीछे हटते हुए सुन आयशा उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अभी तो कोई बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन लगता है वो डर गया। देवांशी भी आयशा का साथ देते हुए कहते हैं, रुद्र भाई डर गए। नील और विवेक भी नारे लगाने लगते हैं। आखिर में जब रुद्र के पास कोई और रास्ता नहीं रहता तो ये करने के लिए मान जाता है। कुछ समय बाद नील और विवेक ने म्यूजिक सिस्टम लगा दिया था। रुद्र ने अपने कपड़ों के ऊपर ही घाघरा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत फनी लग रहा था। म्यूजिक शुरू होता है और रुद्र डांस करने लगता है। रुद्र बहुत ही अजीब डांस कर रहा था जिसे देख सभी की हंसी नहीं रुक रही थी। आयशा तो अपने मोबाइल में रुद्र की वीडियो भी बना रही थी ताकि वो उसे बाद में परेशान कर सके। म्यूजिक खत्म होने पर रुद्र जल्दी से वहां से निकल जाता है क्योंकि वो वहां रुक कर अपनी इज्जत का और फालूदा नहीं कर सकता था। रुद्र के वापस आने पर सभी अपनी जगह पर दोबारा बैठ जाते हैं और अपना गेम फिर से शुरू करते हैं। इस बार रुद्र बोतल को घुमाता है। बोतल घूमते हुए आकर विवेक के सामने रुकती है। रुद्र के चेहरे पर ये देखकर शैतानी स्माइल आ जाती है। रुद्र स्माइल के साथ कहता है, ट्रुथ या डेयर? विवेक कुछ सोचकर ट्रुथ बोलता है। रुद्र कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारा ट्रुथ ये है कि तुम ये बताओगे पिछले 1 महीने में तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही है? ये सवाल सुनकर विवेक का सर ही घूम जाता है। वो अपना सर घुमाकर अभीर को देखता है। अभीर भी उसे ही घूर रहा था। विवेक अच्छे से समझ चुका था रुद्र उसे अभीर के सामने फंसाना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे इस बात का जवाब देना ही था। अभीर अपने सर को नीचे करके धीरे से कहता है, 5। लेकिन रुद्र अपने कान पर हाथ रख ना सुनने का नाटक करके दोबारा पूछता है, क्या कहा तुमने? जरा जोर से कहो, मैंने कुछ सुना नहीं। विवेक इस बार तेज आवाज में कहता है, 5। अब तो सुन लिया ना आपने? विवेक का जवाब सुन नील अपनी उंगलियों पर काउंट करते हुए कहता है, विवेक पर मेरी गिनती से तो इस महीने तुम्हारे सिर्फ 4 ही गर्लफ्रेंड रही है और तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड तो रोजी है ना? विवेक अपना सर नीचे कर एक स्माइल से कहता है, रोजी के साथ तो मेरा 4 दिन पहले ही ब्रेकअप हो गया है। अब तो मेरी नई गर्लफ्रेंड लिंडा है। विवेक का जवाब सुन नील हिचकते हुए कहता है, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? लेकिन पिछले हफ्ते ही तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी थी और तुमने इतनी जल्दी नई गर्लफ्रेंड भी बना ली। विवेक अभी कुछ जवाब देता तभी उसे अपने ऊपर किसी की खतरनाक नजरें और बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है। विवेक अपना चेहरा घुमाकर अबीर को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। अबीर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तो तुम ये काम करते हो, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। विवेक अपने कान पकड़कर अबीर को सॉरी बोलता है। आयशा रुद्र के कंधे पर मारते हुए कहती है, तुमने जानबूझकर किया ना? ये रुद्र हंसते हुए अपना सर हमें हिला देता है। उसके बाद वो सभी फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार बोतल घुमाने का चांस अबीर का होता है। ना चाहते हुए भी अबीर बोतल घुमाता है। सभी लोग बड़ी गौर से बोतल को देख रहे थे। हर कोई चाहता था बोतल दीवानसी के सामने रुके, लेकिन इस बार बोतल आयशा के सामने रुकती है। सभी के चेहरे उदास हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ दीवानसी ही थी जो खुशी से ताली बजा रही थी। आयशा अबीर से कहती है, मैं डेर लूंगी। अबीर का बिल्कुल भी मन नहीं था आयशा को डेर देने का। शायद वो भी चाहता था बोतल दीवानसी की तरफ रुके, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सभी अबीर को आयशा को ढेर देने के लिए कहते हैं। ये बात अबीर को भी अनकंफर्टेबल कर रही थी। अबीर अपने स्ट्रेट फेस के साथ डेयर देने से मना कर देता है। जहां हर कोई अबीर को डेयर देने के लिए मना रहा था, वही दीवानसी बीच में कहती है, क्या मैं आयशा दी को डेयर दे दूं? दीवानसी की ये बात सुन विवेक कहता है, हाँ ये सही आइडिया है। अबीर भाई की जगह आयशा भाभी को भाभी डेयर देंगे। और सभी इस बात पर अपना सर हिला देते हैं। देवांशी कुछ सोचते हुए कहती है, आयशा दी क्यों ना आप कोई गाना गाकर सुनाओ। देवांशी का ढेर सुन नील मुंह बनाते हुए कहता है, भाभी भला ये कैसा ढेर हुआ? आपको कम से कम कोई खतरनाक ढेर देना चाहिए था, जैसे रुद्र भाई को अभी किस करो या फिर। लेकिन देवांशी नील की बात को बीच में काटते हुए कहती है, पर हम यही चाहते हैं। देवांशी को दोबारा कहने पर सभी मान जाते हैं। आयशा हल्का सा अपना गला साफ करके गाना गाना शुरू करती है। आयशा बहुत ही बढ़िया गाना गा रही थी। गाना फिनिश होने के बाद सभी आयशा के लिए तालियां बजाना शुरू करते हैं। आयशा भी बहुत खुश थी। अब फाइनली देवांशी की बोतल घुमाने की बारी आती है। देवांशी जैसे ही बोतल को घुमाती है, सभी बोतल को देखने लगते हैं। देवांशी का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। बोतल धीरे धीरे घूमते हुए आयशा की तरफ आती है। जब सभी को लगता है बोतल आयशा पर रुकेगी, लेकिन तभी बोतल थोड़ा और घूमती है और जाकर अबीर के आगे रुकती है। ये देख सभी का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था अबीर पहले की तरह ही ट्रुथ या डेयर में ना लेकर पाइन पिएगा। लेकिन सभी की सोच पर
पर पानी फेरते हुए अबीर कहता है, मैं डेर लूँगा। अबीर की ये बात सुन सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन देवांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अबीर देवांशी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं डेर लेने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे कोई भी डेर दे सकती हो। हाँ, अबीर की बात सुन देवांशी कुछ सोचने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद देवांशी अपना चेहरा उठाकर अबीर को देखती है। अबीर को देखते हुए देवांशी डरते हुए कहती है, क्या आप मेरे लिए खाना बनाएंगे? इन कुछ शब्दों को कहते हुए देवांशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था अबीर फिर से उस पर चिल्लाएगा। लेकिन सभी को एक बार फिर से शॉक करते हुए अबीर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ओके। अबीर के हाँ करने पर देवांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो लोग फिर से अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। गेम खेलते हुए ही देवांशी को बीच में प्यास लगती है, तो वो पास ही में रखे जूस की ग्लास को उठाकर एक सांस में पी जाती है। कुछ समय बाद जब सभी लोग गेम खेल रहे थे, नील बोतल को घुमाता है और बोतल देवांशी की तरफ आकर रुकती है, तो नील देवांशी से ट्रूथ या डेयर चूज करने को कहता है। नील के कहने पर देवांशी अचानक से अपनी जगह पर से चेयर पर एक स्माइल के साथ लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है। देवांशी हिलते हुए कहती है, देवांशी डेयर लेगी। नीचे बैठे सभी लोग अचानक से देवांशी की इस एक्शन को देख शॉक हो जाते हैं। विवेक देवांशी का हाथ पकड़ उसे नीचे खींचते हुए कहता है, ठीक है भाभी, आप डेर लेना, लेकिन आप पहले बैठ जाइए। विवेक के इस तरह खींचने पर देवांशी अपना हाथ छुड़ाकर विवेक के सर के बालों को खींचते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मेरा हाथ सिर्फ मेरे पति पकड़ सकते हैं और कोई नहीं, तुम समझे? देवांशी के इस तरह बालों को खींचने पर विवेक को अपने सर में बहुत दर्द हो रहा था। विवेक अपने बालों को देवांशी के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मेरे बालों को छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं टकला हो जाऊंगा, प्लीज छोड़ दीजिए, मैं तो आपका प्यारा सा देवर हूँ। विवेक के लाख कोशिश करने पर भी वो देवांशी के हाथों से अपने बालों को नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी अबीर जी से देवांशी की यह हरकत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हल्के गुस्से से देवांशी से कहता है, देवांशी ये क्या बदतमीजी है, अभी कभी विवेक के बालों को छोड़ो। देवांशी जब अभीर की इतनी तेज और गुस्से भरी आवाज सुनती है, तो वो तुरंत विवेक के बाल को छोड़ 2 कदम पीछे हो जाती है। देवांशी के बालों को छोड़ने पर तो विवेक अपने बालों को सहलाने लगता है। विवेक को इस समय अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में किसी के जोरों से रोने की आवाज आती है। अभीर के इस तरह गुस्से में चिल्लाने के कारण देवांशी अब रोने लगी थी, और वो भी गला फाड़ कर। देवांशी की आंखों में इस समय मोटे मोटे आंसू थे, जो उसकी आंखों से निकलकर उसके गालों पर आ गए थे। देवांशी का गोल चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था, और खासकर उसकी नाक और लाल हो गई थी। देवांशी रोते हुए अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए अबीर से कह रही है, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझ पर गुस्सा किया और चिल्लाया भी। नीचे बैठा हर कोई देवांशी के इस बिहेवियर से शॉक में था। आखिर इन कुछ पलों में देवांशी को क्या हो गया था? तभी नील की नजर देवांशी जहां बैठी थी वहां रखे गिलास पर जाती है। नील उस गिलास को अच्छे से देखने के बाद शॉक होते हुए कहता है, मुझे लगता है भाभी ने गलती से रेड वाइन पी ली है। नील की बात सुनते ही तभी एक नजर उस खाली गिलास को फिर सामने खड़ी देवांशी को देखती है। देवांशी अभी भी रोते हुए अबीर को कोसे जा रही थी, जिसके कारण अबीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसे वहां बैठा हर शख्स महसूस कर सकता था। अबीर गुस्से में कुछ करता उससे पहले ही रुद्र अबीर के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, भाई शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ आप इस समय गुस्से में है, लेकिन अब बात को समझिए, भाभी इस समय नशे में है, तो आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिए। रुद्र की बात सुन अबीर को रियलाइज होता है कि वो अभी गुस्से में क्या करने वाला था। अबीर गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर वो अपनी जगह से खड़ा होकर देवांशी के पास आता है। अबीर अपनी सॉफ्ट वॉइस से, जो शायद केवल देवांशी के लिए ही थी, कहता है, बच्चा शांत हो जाओ, देखो तुम्हें कोई नहीं डांट रहा है। लेकिन देवांशी रोते हुए कहते हैं, नहीं, आपने अभी मुझे डांटा, आप मुझ पर चिल्लाए और गुस्सा भी किए। देवांशी के शांत ना होने पर जब अबीर को कुछ नहीं सोचता, तो वो देवांशी को अपने गले से लगाकर देवांशी के सर को अपने सीने पर रख देवांशी के बालों को सहलाते हुए कहता है, देखो शांत हो जाओ, अगर तुम रोना बंद करोगी तो तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अबीर के कहने पर देवांशी अपना चेहरा अबीर के सीने से बाहर निकालती है। देवांशी की नाक जो रोने की वजह से बहने लगी थी, वो उसे अबीर की शॉर्ट से पोंछ कर सिसकते हुए पूछती है, सच्ची? तो अबीर अपनी पलकें झपका देता है, जिससे देवांशी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं पीछे खड़े 4 लोग अबीर के इस एक्शन को देखकर शॉक हो गए थे। विवेक अपने साइड में खड़े रुद्र से कहता है, रुद्र भाई, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अबीर भाई किसी से इतनी सॉफ्टली बात कर रहे हैं। विवेक के साइड में खड़ा रुद्र उसके हाथ पर जोरों से चुटकी काटता है, जिससे विवेक की एक चीख निकल जाती है, लेकिन
नील उसके मुंह पर हाथ रख के विवेक को चीख को रोक लेता है। विवेक रुद्र पर गुस्सा करते हुए कहता है, भाई आपने मुझे मारा क्यों? रुद्र अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, तुमने ही तो पूछा था ये सपना है या हकीकत, तो ये हकीकत है। और अभीर भाई सच में किसी से इतने प्यार से बात कर रहे हैं? आयशा कहती है, अभीर किसी से नहीं बल्कि वो भाभी से प्यार से बात कर रहा है। साथ ही अभीर भाभी को किस तरह पैम्पर कर रहा है नील भी कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अभीर भाई किसी से इतना प्यार कर रहे हैं, वो भाभी को बिल्कुल इस तरह संभाल रहे हैं जैसे भाभी कोई छोटी बच्ची हो। और साथ ही भाई जो इतनी सफाई पसंद है, भाभी के इनकी सोच से नाक पोंछने के बाद भी वो कितने शांत है। रुद्र कहता है, देवांशी रोना बंद करके अभीर को घूरते हुए कहती है, आप मुझसे सॉरी बोलो। अभीर जो इस बात से खुश था वो ये बात सुनकर चौंक जाता है। अभीर सिंह ओबरॉय जिसने अपनी लाइफ में आज तक किसी को भी सॉरी नहीं कहा था और ये छोटी सी लड़की उसे सॉरी बोलने को कह रही थी। अभीर देवांशी को घूरते हुए अपने मन में कहता है, इस पितरी सी लड़की की इतनी हिम्मत, जो ये मुझसे सॉरी बोलने को कह रही है। पास खड़े वहाँ चारों भी शौक थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभीर देवांशी को तो सॉरी नहीं बोलने वाला था। अभीर को इतनी शांत खड़ा देख देवांशी फिर से दोबारा से गला फाड़ कर रोना शुरू कर देती है। देवांशी रोते हुए कहती है, आप झूठे हो, आप देवांशी को सॉरी नहीं बोल रहे हो। साथ ही वो अभीर के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से भी मार रही थी। अभीर जिसे देवांशी के मुक्के मारने पर दर्द तो नहीं हो रहा था पर उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही अभीर भी देवांशी को इस तरह रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। आखिर में अभीर गहरी सांस लेकर देवांशी से कहता है, ओके फाइन, आई एम सॉरी, अब रोना बंद करो। अबीर के मुंह से सॉरी सुनकर देवांशी फिर से रोना बंद कर देती है। देवांशी के इस तरह एकदम चुप होने पर अबीर अपने मन में कहता है, ये लड़की कितना नौटंकी करती है, कहाँ अब तक गला फाड़ कर रो रही थी और अब चुप हो गई। वहीं रुद्र, आयशा, विवेक और नील को तो हार्ट अटैक आने वाला था क्योंकि वो पहली बार अबीर के मुंह से सॉरी सुन रहे थे। जितना वो लोग अबीर को जानते थे, अबीर सिंह ओबरॉय अपनी गलती होने पर भी कभी किसी से सॉरी नहीं बोलता, लेकिन आज अपनी बीवी के रोने पर उसे शांत करने के लिए अबीर ने माफी मांगी थी। आज के दिन उन चारों को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। उन चारों का चेहरा देखकर साफ मालूम हो रहा था कि उन्हें किसी भी पल हार्ट अटैक आ सकता है। देवांशी के शांत होने पर अबीर एक गहरी सांस लेता है। अबीर देवांशी के हाथ को पकड़कर आराम से कहता है, अब चलकर थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अबीर की बात सुन देवांशी अपना हाथ अबीर के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते कहते हैं, नहीं हमें अभी और खेलना है, देखो ना कितना मजा आ रहा है, हम अभी और खेलेंगे। लेकिन इस बार अबीर देवांशी की सभी बातों को इग्नोर करते हुए देवांशी को अपने गोद में उठाकर टेरेस से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अबीर के इस तरह गोद में उठाने पर देवांशी अपने छोटे छोटे हाथों से अबीर के सीने पर मारते हुए अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहने लगती है, लेकिन अभी पर देवांशी की बातों और मुखों का कोई असर नहीं होता है। अबीर बाकी सभी को भी आराम करने का बोल देवांशी को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। इस बीच देवांशी लगातार अपने हाथ पैरों को हिला रही थी ताकि वो अबीर की गोद से उतर सके, लेकिन अबीर ने देवांशी को इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि देवांशी चाह कर भी अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी। कमरे में आने के बाद अबीर देवांशी को आराम से बेड पर बिठाता है जैसे वो कोई कांच की गुड़िया जो जरा सी चोट लगने पर टूट जाएगी। देवांशी को बिठाने के बाद अबीर जाकर रूम का डोर लॉक कर देता है। इस बीच देवांशी फिर बड़े से बेड से खड़ी होकर अबीर के पीछे डोर तक आ चुकी थी, लेकिन अबीर जल्दी से देवांशी को पकड़कर वापस से बेड पर बिठा देता है। देवांशी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे पकड़ने की, तुम जानते नहीं हो मेरे पति कौन है। देवांशी की ये बात सुनकर अबीर अपने मन में कहता है, क्या ये लड़की भूल चुकी है कि मैं इसका पति हूँ? देवांशी आगे कहती है, आप जानते नहीं है मेरा पति कितना पावरफुल आदमी है, मुझे दादी ने बताया था वो इस देश के सबसे अमीर आदमी है, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। देवांशी की बात सुन अबीर पूछता है, तुम्हें ये सब दादी ने कब बताया? अबीर के सवाल पर देवांशी सोचते हुए कहती है, हाँ जब मेरी शादी हो रही थी तब ये सब कहते हुए देवांशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देवांशी को अचानक फिर से रोता देख अबीर के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। अबीर देवांशी के कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तुम फिर से क्यों रोने लगी? अबीर के सवाल पर देवांशी रोते हुए कहती है, लेकिन मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें मुझसे नफरत है। तुम्हें मालूम है जब मैं छोटी थी तब काकी मुझसे कहती थी कि मेरे लिए एक राजकुमार घोड़े पर आएगा जो मुझे इस नर्क से दूर ले जाएगा, उसके बाद हमारी शादी होगी। तुम्हें मालूम है जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगा था कि वो मेरे लिए वही राजकुमार है जिनके बारे में काकी बताती थी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें मुझसे नफरत है। तुम्हें पता है
मैं उनकी कही हुई हर बात मानती थी क्योंकि काकी ने कहा था, मैं उनकी हर बात मानूँगी तो मुझसे प्यार करेंगे। फ्रेंड्स कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें ताकि कहानी का अगला एपिसोड आप तक जल्दी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।